हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है यूजीसी के डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनने वाले रेगुलेशंस। इन रेगुलेशंस पर 3 वीडियो पहले ही डाली जा चुकी हैं। जो आप इस चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर यूजीसी एआईसीटीई की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको मिल जाएंगे ये वीडियोस। तो ये चौथी और आखिरी वीडियो है जिसमें हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रेगुलेशंस को पढ़कर ख़त्म करने वाले हैं। डिस्क्वालिफिकेशन तक हम पहुंच गए थे। रेगुलेशन नंबर 21, डिस्क्वालिफिकेशन। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन ए मेंबर ऑफ द अथॉरिटीज़ फॉर बीइंग एन ऑफिसर। जो हमने ऊपर पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो हमने 3 कमेटीज़ पढ़ी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी, उनके मेंबर डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे यदि वो अनसाउंडेड माइंड है या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तब भी, और किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्टेड किए जाते हैं 6 मंथ से ज़्यादा समय के लिए, 6 मंथ से ज़्यादा समय के लिए, तो फिर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर इन रेगुलेशंस के मुताबिक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था कमेटी में या फिर काउंसिल में, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर कोई सवाल उठता है किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित, तो यह मामला सीधा चांसलर को रेफ़र किया जाएगा और चांसलर का जो भी फैसला होगा उसको किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, चांसलर के पास। ठीक है, वाइस चांसलर नहीं, चांसलर के पास। रेगुलेशन 22 में लिखा है मिसलेनियस मैटर्स। यहाँ पॉइंट 1 में बताया गया है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की किसी कमेटी में कोई भी पर्सन यदि गवर्नमेंट ने सीधे नियुक्त किया है तो यह मामला चांसलर के पास जाएगा जिसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। 22 के 2 में रेजिग्नेशन की बात है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी मेंबर, लेकिन वो एक्स ऑफिसियो नहीं होना चाहिए, यानी रजिस्ट्रार या फाइनेंस ऑफिसर नहीं हो। बाकी का कोई भी मेंबर अगर रिजाइन देता है तो अपने रिजाइन को रजिस्ट्रार को एड्रेस करेगा। वो अपना रिजाइन रजिस्ट्रार को देगा और रिजाइन कब मान्य होगा, कब इफेक्ट में आएगा, यदि चांसलर उसे एक्सेप्ट कर ले। चांसलर नहीं तो चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब वो कौन होता है? वो तो वाइस चांसलर होता है। तो एक तरह से कह सकते हो कि चांसलर या फिर वाइस चांसलर, जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरपर्सन कहते हैं, वो इनके रेजिग्नेशन को स्वीकार करता है। लेकिन रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस किसको होगा? रजिस्ट्रार को। इन कमेटीज़ के मेंबर की वैकेंसी होने पर कोई छोड़ जाए या किसी की एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी ना इन तीनों कमेटीज़ में। तो उस वैकेंसी को 6 महीने के अंदर अंदर भर लेना है, 6 महीने में वैकेंसी को फिल कर लेना है। अब रेगुलेशन 23 में हम विभिन्न ऑफिसरों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है चांसलर। चांसलर 5 साल के लिए चुना जाता है। यह रीअपॉइंट भी किया जा सकता है केवल एक और टर्म के लिए। चांसलर जो है, यदि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल है तो फिर चांसलर गवर्नमेंट द्वारा ही या उसकी किसी एजेंसी द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। यदि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की नहीं है तो उसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी, यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरिंग बॉडी एक चांसलर को नियुक्त करेगी। कॉन्वोकेशंस पर, जो दीक्षांत समारोह होते हैं, उन कॉन्वोकेशन पर प्रिजाइड करेगा चांसलर। यदि चांसलर ना हो तो वाइस चांसलर करता है। तो गवर्नमेंट की वो बॉडी है, वो जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो चांसलर को हटाने से पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मंजूरी आवश्यक है। वाइस चांसलर ये होल टाइम सैलरीड ऑफिसर है। ये शब्द याद रखेंगे, होल टाइम सैलरीड ऑफिसर जो है वो चांसलर के केस में नहीं था। ठीक है। शैल बी अपॉइंटेड बाय चांसलर। वाइस चांसलर को चांसलर नियुक्त कर रहा है फ्रॉम ए पैनल ऑफ 3 नेम्स। एक पैनल में से नियुक्त करेगा। उस पैनल में 3 नाम सजेस्ट किए जाएंगे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी से। ये भी याद रखना है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी एक पैनल बनाती है, उसमें 3 नाम देती है। उन 3 में से किसी एक को वाइस चांसलर बना देगा। कौन बना देगा? चांसलर। 2018 में जो रेगुलेशन आए थे
मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर और अदर स्टाफ वाले, जिसके अंदर मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन HEB लिखा हुआ था, उन रेगुलेशन के मुताबिक ही वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाएगी। प्रोसीजर देख लेते हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का, जो कि पैनल बनाती है वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए। पहले तो यही याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर को भी गवर्नमेंट ही नियुक्त करेगी, शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी वो देख लेते हैं। इस कमेटी में केवल 3 मेंबर होते हैं। इसमें एक नॉमिनी देगा चांसलर, दूसरा नॉमिनी देगा यूजीसी का चेयरपर्सन, तीसरा नॉमिनी कौन देगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक ऐसे प्रोफेसर को जिसने 10 साल से ज़्यादा एक अनुभव हो चुका है उसको इसका मेंबर बनाएगी। वाइस चांसलर ये भी 5 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेगा या फिर उसकी एज 70 ईयर्स हो जाए तब तक होल्ड करेगा, और इसे भी रीअपॉइंट एक बार फिर से केवल एक बार के लिए रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। अब मान लो किसी वाइस चांसलर का 5 साल हो गए, लेकिन वो अपने तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका सक्सेसर अपॉइंट हो जाए और ऑफिस में एंटर ना हो जाए, तब तक वो अपने पद पर आसीन रहेगा चाहे 5 साल हो जाए। लेकिन इन नो केस वाइस चांसलर शैल होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स। चांसलर में आल्सो डायरेक्ट वाइस चांसलर एज हिज हर टर्म हैज़ एक्सपायर्ड टू कंटिन्यू इन ऑफिस नॉट एक्सीडिंग ए टोटल पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं। उसी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल किए हुए यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर जो है वो पद पर बैठा रहेगा जब तक कि अगला आके उसका एंटर अपॉन ऑफिस ना हो, लेकिन नॉट एक्सीडिंग ए टोटल पीरियड ऑफ 1 ईयर। इफ़ द ऑफिस ऑफ वाइस चांसलर बिकम वैकेंट ड्यू टू डेथ रेजिग्नेशन, और या वो अनेबल है ड्यूटी पे आने के लिए, हेल्थ इशू हो या कोई और इशू, प्रो वाइस चांसलर शैल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द वाइस चांसलर। अगर प्रो वाइस चांसलर अनअवेलेबल है, चांसलर अपॉइंट कर सकता है सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को, हु शैल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द वाइस चांसलर अंटिल ए न्यू वाइस चांसलर अज्यूम्स ऑफिस और एग्जिस्टिंग वाइस चांसलर रिज्यूम्स द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस एज द केस में बी। लेकिन यही बात गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटी में हो कि जो वाइस चांसलर है वो बीमार है या किसी कारण से आ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर तो चांसलर ने नियुक्त कर दिया था नया वाइस चांसलर, लेकिन यहाँ पर यदि सरकारी यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट नियुक्त करेगी फ्रॉम द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जो कि एमिनेंट अकेडमिशियन हो, और यह नियुक्ति 6 मंथ तक रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने देखा कि चांसलर और वाइस चांसलर दोनों की नियुक्ति सीधे गवर्नमेंट करेगी यदि वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटी है। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ वाइस चांसलर, यह प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एकेडमिक ऑफिसर दोनों है। गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ ऑल अथॉरिटी इफ़ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी किसी मैटर पर, तो उसके पास पावर है उस मैटर को कन्फर कर सके ऑन एनी अथॉरिटी एंड शैल रिपोर्ट टू सच अथॉरिटी एट इट्स नेक्स्ट मीटिंग द एक्शन टेकन बाय हिम। तो वो तुरंत एक्शन ले सकता है और जो एक्शन उसने लिया है अथॉरिटी की अगली मीटिंग में बताएगा कि जी मैंने ऐसा एक्शन ले लिया था, वो ज़रूरी था। अगर ये अथॉरिटी को लगे कि यार ऐसा डिसीजन तो नहीं लेना चाहिए था, तो इस मामले को वो चांसलर के पास ले जाएंगे। Any person in the service of the institution deemed to be university who is aggrieved by the action taken by vice chancellor, अगर कोई पर्सन दुखी है वाइस चांसलर के उस एक्शन की वजह से, तो उसके पास राइट है, उस पर्सन के पास राइट है टू रिप्रेजेंट टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इन 90 days, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, ना कि चांसलर को। The vice chancellor, if is of the opinion that any decision of any authority is beyond the power of the authority confirmed by the provision of these regulation, decision taken not in the interest of, may ask the authority concerned to review its decision within 60 days। और अथॉरिटी रिफ्यूज़ करती है, भाई हम ठीक नहीं करेंगे, ये सही था जो था, तो फिर जो ये मामला है
विद इन द सेड पीरियड ऑफ 60 days द मैटर शैल बी रेफर टू द चांसलर। वाइस चांसलर जो है एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और साथ में एकेडमिक काउंसिल का भी है और फाइनेंस कमेटी का भी है। अगर चांसलर कॉन्वोकेशन पर नहीं पहुंच पाया तो वाइस चांसलर उसको प्रेजाइड करेगा। वाइस चांसलर शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट एट एंड एड्रेस एनी मीटिंग ऑफ एनी अथॉरिटी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट। लेकिन वोट नहीं करेगा वो उस मीटिंग में वाइस चांसलर, अनलेस ही इज ए मेंबर। Duty of the Vice Chancellor to see that regulations are duly observed and implemented. Vice Chancellor shall have power for proper maintenance of discipline. और वह इस पावर को किसी भी पर्सन को दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। वाइस चांसलर shall have the power to convene और to cause to be convene। अगर मीटिंग नहीं हो रही है, इन काउंसिल या कमेटीज़ की मीटिंग नहीं हो रही है तो उसके पास पावर है, वो मीटिंग कन्वीन करवा सकता है। रिमूवल ऑफ वाइस चांसलर, वाइस चांसलर को ही हटाना हो पद से। जहाँ पर कोई रीजन ऐसा मिल जाए कि वाइस चांसलर पोजेस नहीं करता क्वालिफ़िकेशन, तो भी उसका रिमूवल किया जा सकता है। अगर उसकी नियुक्ति, ये जो एक्ट है, ये जो रेगुलेशन है 2018 के मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वाले, इनके मुताबिक उसकी नियुक्ति नहीं हुई है तो उसको रिमूव किया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो यूजीसी का चेयरपर्सन है वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगा जिसके अंदर एकेडमिक, एडमिन और फाइनेंस के एक्सपर्ट होंगे। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि इस वाइस चांसलर का क्या किया जाना है। इस दौरान उस वाइस चांसलर को चांसलर द्वारा सस्पेंड भी किया जा सकता है। इंक्वायरी कमेटी शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द वाइस चांसलर। कमीशन शैल डायरेक्ट द चांसलर टू रिमूव द वाइस चांसलर। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटी है तो फिर इंटररेगनम, इस इंटररेगनम पीरियड के दौरान उस वाइस चांसलर के सस्पेंशन के ऑर्डर गवर्नमेंट निकालेगी। अगर प्राइवेट है तो क्या था कि चांसलर को कह देगा, यूजीसी का चेयरपर्सन चांसलर को कह देगा भाई इसको सस्पेंड करो। लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी है तो फिर सस्पेंशन के ऑर्डर सेंटर गवर्नमेंट निकालेगी। Chancellor may has enter upon his office order in writing or remove the Vice Chancellor ground of incapacity, misconduct, violation of these regulation। तो अब प्रो वाइस चांसलर पढ़ लेते हैं। प्रो वाइस को नियुक्त करने की रिकमेंडेशन वाइस चांसलर देगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट करेगी प्रो वाइस चांसलर को। अब किसी प्रोफेसर को उठा करके वाइस चांसलर बनाया जाता है तो यह नहीं कि वो प्रोफेसर के काम छोड़ देगा, वो अपने वो काम तो करता रहेगा, साथ में वाइस चांसलर का काम भी, ड्यूटी भी अदा करेगा। ये जो वाइस चांसलर की रिकमेंडेशन है कि किस प्रोफेसर को प्रो वाइस बनाना है, उस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव करवाना होगा। यानी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रो वाइस चांसलर को यदि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है तो। यदि जिस व्यक्ति को वाइस चांसलर ने प्रो वाइस बनाने के लिए रेफ़र किया है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पसंद नहीं है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस मामले को या तो चांसलर के पास ले जाएगी या फिर वो वाइस चांसलर को कहेगी कि किसी और प्रोफेसर का नाम दे दो, ये वाला आदमी सूटेबल नहीं लग रहा। प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति कितने समय के लिए हुई है यह बात डिसाइड करेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइड करेगी। लेकिन किसी भी केस में यह 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर जो वाइस चांसलर है उसकी टर्म तक ही होना चाहिए। मतलब वाइस चांसलर प्रो वाइस को नियुक्त करवाता है तो उसकी नियुक्ति तब तक मान्य रहेगी जब तक खुद वाइस चांसलर की नियुक्ति रहेगी। प्रो वाइस चांसलर को भी फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है। अगर प्रो वाइस चांसलर की ड्यूटी निभा रहा है तो जब तक नया वाइस चांसलर नहीं आ जाता, रिज्यूम्स ऑफिस नहीं करता, तब तक प्रो वाइस चांसलर की ड्यूटी निभाता रहेगा चाहे उसका टर्म एक्सपायर हो गया हो। लेकिन उसकी एज 70 ईयर से कम ही होनी चाहिए। 70 ईयर से ज़्यादा बड़ा हो गया है तो भाई ऑफिस छोड़ के जाना ही पड़ेगा। प्रो वाइस शैल असिस्ट द वाइस चांसलर एंड परफॉर्म द ड्यूटी एज मे बी असाइंड और डेलीगेटेड टू हिम बाय द वाइस चांसलर। रजिस्ट्रार के बारे में पढ़ते हैं। रजिस्ट्रार भी होल टाइम सैलरीड ऑफिसर है।
इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट करती है रिकमेंडेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। ये जो सिलेक्शन कमेटी है जो रजिस्ट्रार को रिकमेंड करेगी, इसकी वो देख लेते हैं भाई कौन कौन मेंबर होंगे। एक तो वाइस चांसलर इसका चेयरपर्सन होगा, एक नॉमिनी होगा चांसलर का, 2 मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा नॉमिनेट किए हुए, एक एक्सपर्ट होगा लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर से नहीं होना चाहिए, यह एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल नियुक्त करेगी। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो वाइस चांसलर, चेयरपर्सन, एक चांसलर का आदमी और 3 आदमी होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भेजे हुए, लेकिन एक मेंबर जो है वो इस यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए, बाहर से भेजना चाहिए। द मीटिंग ऑफ द सिलेक्शन कमेटी शैल बी फिक्स्ड सब्जेक्ट टू द कन्वीनियंस ऑफ चांसलर्स नॉमिनी and the expert nominated by the council. Selection committee shall not be valid unless at least 3 of the nominees nominated by the executive council attend the meeting. ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल वालों के 3 मेंबर आने बहुत ज़रूरी है। The registrar shall hold office for a term of 5 years, eligible for reappointment for a second term. Registrar shall retire age of 62 year when the office of registrar is vacant, चाहे वो इलनेस से हो, एब्सेंस से हो या एनी अदर, ड्यूटी ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय सच पर्सन एज द वाइस चांसलर में अपॉइंट। किसकी जगह पे? रजिस्ट्रार की जगह पे। रजिस्ट्रार शैल बी एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एकेडमिक काउंसिल बट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए मेंबर। मतलब मेंबर नहीं होता, ये एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी होता है इन दोनों काउंसिल का, मेंबर नहीं होता ये रजिस्ट्रार के पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि रजिस्ट्रार शैल हैव द पावर टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉइज एक्सक्लूडिंग टीचर्स एंड अदर स्टाफ, लेकिन टीचर और अदर स्टाफ पे नहीं ले सकता। एंड टू सस्पेंड देम पेंडिंग इंक्वायरी, इन एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड भी करेगा इंक्वायरी के दौरान, इन पे पेनल्टी ऑफ सेंश्योर भी लगा सकता है और विद होल्ड ऑफ इंक्रीमेंट, इनका इंक्रीमेंट रोक सकता है। अब पेनल्टी कौन सी लगाई है? सिर्फ सेंश्योर वाली पेनल्टी रजिस्ट्रार के पावर में आती है। अनलेस द पर्सन हैज़ बीन गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ये तो देनी होगी। एन अपील शैल लाई टू द वाइस चांसलर अगेंस्ट रजिस्ट्रार imposing any penalty where the inquiry discloses that punishment beyond the power of registrar. The registrar shall make a report to the vice chancellor with his recommendation. अगर वाइस चांसलर ने पेनल्टी लगाई है तो उसकी अपील होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के समक्ष। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू बी द कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉमन सील, to issue all notices convening meetings, to keep the minutes of the meeting, to conduct the official corresponding between both council, to supply the chancellor copy of agenda, chancellor को दे रहा है copy of agenda, and the meeting of and the minutes। और क्या ड्यूटी है रजिस्ट्रार की? to represent the institution in suit or proceedings, sign power of attorney and verify pleading, to enter into an agreement, sign document and authenticate record, maintain the building, garden, office, canteen, car, library, laboratory, reading rooms, equipment या अदर प्रॉपर्टी, इन सब का सेफगार्ड है रजिस्ट्रार। टू कंडक्ट द ऑफिशियल कॉरेस्पोंडेंस ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटीज़। फाइनेंस ऑफिसर को भी देख लेते हैं। फाइनेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही अपॉइंट करेगी, रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी देगी। ए होल टाइम सैलरीड ऑफिसर यह भी है, इसकी टर्म भी 5 साल है और इसे रिअपॉइंट किया जा सकता है। इसका जो रिटायरमेंट एज है ना 62 है। रजिस्ट्रार का कितना? 62। फाइनेंस ऑफिसर का कितना? 62। वाइस चांसलर या चांसलर का कितना? 70। और प्रो वाइस का भी कितना? 70। व्हेन द ऑफिस ऑफ द फाइनेंस ऑफिसर वैकेंट हो गया, ऑफिस इलनेस या एब्सेंस किसी और कारण से, वाइस चांसलर किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा कि वो फाइनेंस ऑफिसर के कामकाज देखे। फाइनेंस ऑफिसर जो है
एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी है फाइनेंस कमेटी का, बट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए मेंबर थोड़ी है। फाइनेंस ऑफिसर शैल एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर द फंड्स। ये देखेगा कि भाई जो लिमिट सेट करी थी इन काउंसिल ने, वो लिमिट एक्सपेंडिचर की एक्सीड तो नहीं हो रही। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनुअल अकाउंट एंड द बजट। ये वॉच ऑन द स्टेट ऑफ द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। वॉच द प्रोग्रेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इंश्योर दैट द रजिस्टर ऑफ बिल्डिंग लैंड फर्नीचर इक्विपमेंट आर मेंटेन्ड। सारे रजिस्टर मेंटेन तो है ना, फाइनेंस ऑफिसर देखेगा और अप टू डेट रखेगा इनको, स्टॉक को चेक करता रहेगा टाइम टाइम पे। अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर कोई हो गया तो वाइस चांसलर के नोटिस में लाएगा। और फाइनेंशियल रेगुलरिटी हो गई या कोई किसी पर्सन के डिफ़ॉल्ट है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन सजेस्ट करेगा वाइस चांसलर को। इसके पास खुद कोई पावर नहीं है पेनल्टी लगाने की, ये वाइस चांसलर को सजेस्ट करेगा कि देखो उस आदमी की गलती की वजह से इतना फाइनेंशियल नुकसान हो गया है। कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम भी होता है भाई एक, वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा, रिकमेंडेशन देगी सिलेक्शन कमेटी। होल टाइम सैलरीड ऑफिसर होता है यह भी, इसकी टर्म भी 5 साल है, इसको रीएलिजिबल भी किया जा सकता है। अब इसकी एज भी 62 है। तो हमने देखा कि प्रो वाइस चांसलर इन और चांसलर इनको छोड़ के बाकी सब तो 62 है। व्हेन ऑफिस ऑफ COE इज़ वैकेंट, किसी भी कारण से ड्यूटीज परफॉर्म करेगा कोई भी पर्सन जिसको वाइस चांसलर नियुक्त करे। COE शैल अरेंज सुपरिंटेंड द एग्जामिनेशन। अब डीन देख लेते हैं, डीन क्या होता है, कौन होता है। हर एक डिपार्टमेंट का एक डीन होता है। स्कूल में डीन होता है, वो अपॉइंट किया जाता है वाइस चांसलर के द्वारा। रोटेशन पे नियुक्त किए जाते हैं ये डीन, प्रोफेसरों में से रोटेशन पे डीन को नियुक्त किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। ये थोड़ा अलग है, यहाँ ध्यान रखना है कि डीन का कार्यकाल 2 साल, डीन का कार्यकाल 2 साल। इफ़ देर इज वन प्रोफेसर और नो प्रोफेसर, तो डीन शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द प्रोफेसर इफ़ एनी एंड द एसोसिएट प्रोफेसर। व्हेन द ऑफिस ऑफ द डीन इज़ वैकेंट, ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, या वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर इन द स्कूल। डीन शैल बी हेड ऑफ स्कूल या फैकल्टी सेंटर। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, यह डीन का काम है। डीन शैल हैव राइट टू प्रेजेंट एंड स्पीक एट एनी मीटिंग। ये जो बोर्ड ऑफ स्टडी की जितनी भी मीटिंग होती हैं, हर एक मीटिंग में उसके पास बोलने का और प्रेजेंट रहने का अधिकार है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता डीन अनलेस ही इज ए मेंबर देयर ऑफ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या इसको कहें चेयरपर्सन ऑफ द सेंटर। फॉर ईच डिपार्टमेंट और सेंटर एक हेड होता है। शैल बी अपॉइंटेड बाय वाइस चांसलर। डीन को भी और हेड को भी वाइस चांसलर ही अपॉइंट कर रहा है। इफ़ देर इज नो प्रोफेसर और देर इज ओनली वन हुज टर्म इज एंडिंग, द वाइस चांसलर मे अपॉइंट एन एसोसिएट प्रोफेसर एज हेड। और यही मामला डीन के केस में था। द टर्म ऑफ हेड, ये भी 2 साल। हेड और डीन इनका कार्यकाल 2 साल। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 1 मोर टर्म। अब देखते हैं एडमिशन एंड फी स्ट्रक्चर। एडमिशन जो है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड होने चाहिए मेरिट पर, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मेरिट आई है उस पे, और कंडक्ट होने चाहिए एक गवर्नमेंट टेस्ट एजेंसी द्वारा ही। इन केस ऑफ नो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना तो जो मैनर प्रोस्पेक्टस में है उनके द्वारा एडमिशन कर लो। फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो उसमें डोनेशन या फिर कैपिटेशन फ़ी इन वटेवर नोमेनक्लेचर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यूनिवर्सिटी शैल फॉलो रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ सीट issued by the relevant statutory bodies। अब ये जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन जाती है ना, इनको अपनी फ़ीस कैसे रखनी चाहिए कि नॉन प्रॉफिटरिंग और नॉन कमर्शियल एस्पेक्ट, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी फ़ीस रखनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस शैल आल्सो स्टेट दैट डोनेशन और कैपिटेशन फ़ी इन वट एवर नोमेनक्लेचर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
shall not be collected from student or parent. The institution deemed to be university may provide fee concession, scholarship, may allocate some seats to meritorious students belonging to socially and economically deprived. Institution deemed to be university shall abide by UGC notification regarding the refund of fee and return. वेबसाइट पे डालना है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को एंड प्रिजर्व सच रिकॉर्ड फॉर ए मिनिमम ऑफ 5 साल। 5 साल तक उन रिकॉर्ड्स को रखना है कि स्टूडेंट के एडमिशन कैसे कैसे हुए थे, किसका हुआ किसका नहीं हुआ। एडमिशन के 2 महीना पहले वेबसाइट पे डल जाना चाहिए प्रोस्पेक्टस, उसमें फीस, रिफंड पॉलिसी, नंबर ऑफ सीट सब कुछ लिखा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी शैल नॉट रिटेन एनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट। अब 25 नंबर रेगुलेशन पे है, इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी ओपन टू ऑल, शैल बी ओपन टू ऑल पर्सनस ऑफ ऑल जेंडर, कास्ट, क्रीड, रेस, क्लास, कुछ भी हो सबके लिए ओपन है डीम टू बी यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट को रोक दिया जाएगा ये काम करने से भी। कौन सा काम? कि जो वीकर सेक्शन है, वीमेन है, PWD है, उनकी एडमिशन में वो जो छूट दी जाती है, रिजर्वेशन दिया जाता है, वो दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी टू बी यूनिटरी शैल नॉट एफिलिएट एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। रेगुलेशन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है? अगर डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है तो अब किसी और दूसरे इंस्टीट्यूशन के एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं है। अगर थे पहले किसी से एफिलिएट तो अब वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। रिजर्वेशन पॉलिसी शैल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन, एडमिशन में भी और रिक्रूटमेंट में भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविज़न के अनुसार रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी। ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन, ये जो प्रोग्राम है डीम टू बी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन ऑफ द UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। पावर टू कंडक्ट इंक्वायरी फॉर वायलेशन ऑफ रेगुलेशन, व्हेन द गवर्नमेंट और द कमीशन को पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैज वायोलेटेड द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन, इट शैल कॉज टू कंडक्ट एन इंक्वायरी after issuing a notice. Consideration of proposal under previous regulation. All the application for the declaration of an institution as an deemed to be university और अप्रूवल फॉर ऑफ कैंपस सेंटर या ऑफ शोर कैंपस, जो पहले से ये काम हो चुके थे जिनके, prior to the date of publication of these regulation shall be processed under the provision of these regulation। वो जो कहते हो इनमें मान लिए जाएंगे। उन एप्लीकेंट्स को, उन इंस्टीट्यूशन को यह लिख के देना होगा अंडरटेकिंग कि अगले आने वाले 6 साल में हम इन नए रेगुलेशन के मुताबिक अपने प्रोविजंस को ढाल लेंगे, और नहीं कर पाए तो आपका स्टेटस डीम्ड वाला और आपके ऑफ कैंपस का भी स्टेटस जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा। फंड्स, अकाउंट्स, ऑडिट एंड एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पॉइंट 1 पर बताया गया है कि जो बुक ऑफ अकाउंट है इस डीम टू बी यूनिवर्सिटी के, वो मेंटेन, ऑपरेट या मैनेज किए जाएंगे उसी के नाम पे, ना कि स्पॉन्सरिंग बॉडी के नाम पर। जो फंड्स हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी के, उन पैसों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा किसी टू एनी अदर अकाउंट में, इंक्लूडिंग स्पॉन्सरिंग बॉडी के अकाउंट में भी नहीं किया जाएगा। University shall get its book of account audited annually and upload on its website. If such institution is funded by central government, तो shall be open for examination by Comptroller and Auditor General of India. यदि सरकारी है तो फिर ओपन फॉर एग्जामिनेशन रहेगा कैग के। Shall also be open for inspection by UGC. फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसको डीम टू यूनिवर्सिटी खुद अपॉइंट करेगी, वही इनके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेगा। कमीशन को पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन द्वारा कोई फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी या फिर इम्बेजलमेंट या इलीगल डाइवर्जन ऑफ फंड किया गया है या फिर फीस का मामला हो, तो फिर UGC क्या करेगा, वो एक नोटिस देगा
इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी को सो कॉज नोटिस देगा एज टू वाई एन इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग ए फोरेंसिक ऑडिट नॉट बी ऑर्डर्ड, कि क्यों ना तेरे ऊपर मैं इंस्पेक्शन करवाऊँ जिसमें फोरेंसिक ऑडिट भी शामिल हो सकती है। फिर यह रिपोर्ट कमीशन को मिल जाएगी और कमीशन गवर्नमेंट को कहकर स्टेटस ख़त्म करवा देगा। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट अपलोड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड आल्सो ऑन कमीशन के पोर्टल पर आफ्टर ड्यू अप्रूवल बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और यदि इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट फंडेड है तो रिपोर्ट की कॉपी गवर्नमेंट को, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को भी जाएगी। रेगुलेशन 32 के पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि जब कोई कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा ख़त्म हो जाता है, पूरा होता है, तो उसके 6 महीने के भीतर वह स्टूडेंट को वह अवार्ड कर दो। यूनिवर्सिटी सेल कंपल्सरीली क्रिएट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसके साथ वो जुड़ेंगी और फिर जो क्रेडिट होगा जो स्टूडेंट ने अर्न किया है वो उनके ABA अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करेगी समर्थ गवर्नेंस को भी। किसी भी फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट में नहीं आना, चाहे वो उसके ऑफ कैंपस या ऑफ शोर कैंपस को लेकर हो या कोई कोर्स ऑफ स्टडी प्रोग्राम को लेकर के वो फ्रेंचाइजी के साथ नहीं जुड़ना, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अगर वो इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है तो वो एलिजिबल है। दूसरा, उसके जो ऑफ कैंपस सेंटर अब बनाए जाएंगे वो एज लॉन्ग एज सच एग्रीमेंट और अरेंजमेंट रिमेन वैलिड अंडर सच लॉ, उस लॉ के अंडर में रहेंगे। कौन से लॉ के? जिसके द्वारा उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाया गया था, उसको नहीं उल्लंघन करना है। सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट एंड डिस्क्लोजर एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, वो फॉलो करना है पहले जैसा ही। द इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी विच इज़ एलिजिबल अंडर रेगुलेशन 8 में, 8 के लिए मतलब कि ऑफ कैंपस बनाने के लिए जो डीम्ड यूनिवर्सिटी एलिजिबल है वो स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज में एंटर कर सकते हैं एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन वो कोर्स अप्रूव्ड होने चाहिए UGC से। और यदि यह फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हो रहा है ट्विनिंग प्रोग्राम या जॉइंट डिग्री प्रोग्राम या डूल डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो फिर UGC के जो 2022 में आए हुए एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन HEI के प्रोग्राम हैं, उन नियमों, उन रेगुलेशंस के मुताबिक होने चाहिए। इनके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। यदि आप कमेंट्स में लिखते हैं, कमेंट्स करते रहा करो, पता तो चले कोई देख भी रहा है वीडियो। जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करने जा रहे हो, इसके झांसे में कोई भी इनकम या प्रॉपर्टी का पार्ट पे नहीं करना है इस यूनिवर्सिटी के मेंबर्स को किसी भी रूप में, ना डिविडेंड, ना बोनस, ना अदरवाइज। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको रिम्यूनरेशन भी नहीं दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन और ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते रहेंगे। यदि कोई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अपना स्टेटस सरेंडर करना चाहती है तो उसको प्रायर परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से। मतलब उसके किसी अंग का या किसी ऑफ कैंपस का भी अगर स्टेटस हटवाना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ही है। प्रोवाइडेड दैट सच सरेंडर और विड्रॉवल शैल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर द लास्ट बैच ऑफ स्टूडेंट ऑन दी रोल्स। कॉन्वोकेशन कभी भी हो रहे हैं तो वो उनके जो तौर तरीके हैं वो प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स ऑफ द डीम टू बी यूनिवर्सिटी होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास पावर है कि वो रेजोल्यूशन पास करके, और इस रेजोल्यूशन को पास किया जाना है मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। इस रेजोल्यूशन को पास करके वो किसी भी व्यक्ति को जिसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री दिया जाना आया था उसका विड्रॉ कर दे, डिस्टिंक्शन, एकेडमिक डिस्टिंक्शन उसका विड्रॉ कर दे। लेकिन यह काम करने से पहले उसको एक नोटिस देना होगा, सो कॉज नोटिस, कि ऐसा क्यों ना किया जाए। इन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, किसी भी ओपिनियन को लेकर कन्फ्लिक्ट हो जाए इन रेगुलेशंस के बारे में, तो फिर कमीशन के पास फाइनल डिसीजन का अधिकार है। रेगुलेशन 33 में लिखा है लीगल प्रोसीडिंग्स, तो रजिस्ट्रार में शू और मे बी शूड फॉर द पर्पज ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी who shall have the power to enter into an agreement, sign document, authenticate record on behalf of the institution deemed to be university. No suit or legal proceeding shall lie against the government or the commission.
यदि कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी इस रेगुलेशन का वायोलेशन करती है तो यूजीसी एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगा और उसकी रिकमेंडेशन पर उस डीम टू बी यूनिवर्सिटी को 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा कि वो ना तो नए कोर्सेज बना सकेगी, ना ही नए ऑफ कैंपस ऑफ शोर कैंपस वो खोल सकेगी। यदि कंटिन्यूस वायोलेशन किया तो फिर उसका स्टेटस भी छीन लिया जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का। और ये जो एक्शन लिया जाएगा ये उन स्टूडेंट्स पर नहीं होगा जो फ़िलहाल उस डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जब ये लास्ट बैच निकल जाएगा तो उसके बाद कोई नया एडमिशन नहीं होगा।